हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडगम साइट। इस चैनल पर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा था। आज है वास्तविक संख्या का सेकंड पार्ट। जो हम वास्तविक संख्या का बेसिक पार्ट हमने पिछली बार जो पढ़ाया था, और उसका ये बेसिक का सेकंड पार्ट है। तो आज हम क्या पढ़ाते हैं वो आप देखेंगे तो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये वास्तविक संख्या का बेसिक का सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या का बेसिक का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम सबसे पहले अपरिमेय संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या में सबसे पहले हमें जानना होगा कि अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या की पहचान इस तरह से आप देख सकते हैं, √2, √3, √5, √7 ये तो नज़र आता है। लेकिन क्या इनका गुणनखंड हो सकता है? हाँ, इनका गुणनखंड हो सकता है। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7 इस तरह से हो सकता है। लेकिन क्या इनका वर्गमूल निकल सकता है? नहीं। एक तरह से ये 14 भी देख रहे हैं, इनका भी गुणनखंड हो सकता है। 2 गुना 7 15, 5 3 15 है ना, यानी कि 15 का भी गुणनखंड हो सकता है इस तरह से। 14 का भी गुणनखंड हो सकता है 2 गुना 7 इस तरह के रूपों में। ठीक है, और यहाँ देखिए 32 का भी गुणनखंड हो सकता है। 32 का यहाँ हमने गुणन किया है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 है ना। तो यहाँ ये सबका गुणनखंड तो हो सकता है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये हमें जानना है। इनका गुणनखंड करने के बाद अगर देखिए इनमें से कोई भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बन पाता हो, पूरी तरह से अगर उसका वर्गमूल ना हो पाता हो, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए ये 2 एकम 2 है, तो इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं होता है। 3 का भी वर्गमूल नहीं हो पाता है, 5 का भी वर्गमूल नहीं हो पाता है, और 7 का भी वर्गमूल नहीं हो पाता है। यहाँ 14 2 गुना 7 होता है, तो इनमें से भी किसी का भी ये पूरी तरह से वर्गमूल निकलता ही नहीं है। ये भी इसका पूरी तरह से वर्गमूल नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ 32 देखिए, 32 में यहाँ जितना भी 2 का खंड है, ठीक है, इसमें से 2 गुना 2 एक जोड़ी है, 2 गुना 2 एक जोड़ी है, यानी कि 2 जोड़ी है, यानी कि 2 का स्क्वायर है। सबसे पहले 2 गुना 2 2 का स्क्वायर, फिर 2 गुना 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर के ऊपर रूट है, इसका भी स्क्वायर के ऊपर रूट है, यानी कि इसका वर्गमूल निकलता है लेकिन इसका नहीं, है ना। यानी कि ये भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बन पाता है। तो जिसका वर्गमूल हो रहा है वो तो हम बाहर लिखेंगे रूट से बाहर, इसलिए 2 गुना 2 लिखा, और उसके ऊपर स्क्वायर भी नहीं होगा, रूट भी नहीं होगा, इसलिए नहीं लिखा। तो 2 दूना 4, यानी कि 4/√2 बच गया, है ना। ये जो 2 वाला बचा था, यहाँ पे √2 है, वही √2 यहाँ बच गया, यानी कि 4√2 होता है। ठीक है, तो 32 भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बन पाता है। तो ये जो भी पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बन पाता हो वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन इसी तरह से रूट के अंदर, जैसे कि ये 25 देखिए, 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 5 होगा, और 5 गुना 5 यानी कि वो 5 स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के ऊपर रूट है, यानी कि स्क्वायर और रूट दोनों हटेगा, यानी कि 5। अब देखिए 25 का वर्गमूल तो बन रहा है 5, है ना। तो अगर इसका वर्गमूल बन रहा है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये वाला, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। अगर इसका वर्गमूल बन पाता है, ठीक है, पूरी तरह से, ये तो देखिए ये तो आधा बना है ना, पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन ये वाला पूरी तरह से वर्गमूल बन पाता है, तो ये वाला एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 36, इसका भी तो ये वर्गमूल बनेगा। ये 36 किसका वर्गमूल है? 36 किसका वर्ग है? 6 का, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो यानी कि ये 36 √36 ये भी एक तरह से नहीं, ये भी एक तरह से परिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। ठीक है, अगर बात समझ में ना आ रही हो तो मेरा जो पहले का बेसिक पार्ट है, वास्तविक संख्या का पार्ट 1, वास्तविक संख्या बेसिक पार्ट 1, वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा पहले वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 49, इसका भी वर्गमूल होगा 7, क्योंकि 7 7 7 49 होता है, 7 का स्क्वायर तब वो जाके 49 होता है। तो ये था वास्तविक संख्या की पहचान, ठीक है। अगर पूरी तरह से वर्गमूल नहीं बन पाता है तो वो अपरिमेय है, और अगर वो उसका वर्गमूल बन पाता है तो वो परिमेय है, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसका वर्गमूल बन पाता है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये सीखना थोड़ा ज़रूरी है, अपरिमेय संख्या को दो वर्गों के योगफल के रूप में प्रकट करना, ठीक है। जितना भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को दो वर्गों के योगफल के रूप में प्रकट करना, ठीक है। यहाँ देखिए √5 है, तो √5 को हम दो वर्गों के योग के रूप में दो वर्गों के योगफल के रूप में प्रकट करेंगे। तो दो वर्गों का योग, जैसे कि ये 5 किसका किसका योगफल है, या 3 + 2, ठीक है। यहाँ मैंने योगफल लिख दिया है, तो ये फल लिखने की जरूरत नहीं है, दो वर्गों का योग के रूप में प्रकट करना, ठीक है। तो ये जो 5 है किसका किसका वर्ग है, 3 + 2 का है, और 4 + 1 है। तो ये देखो दो जोड़ी हैं कम से कम, ठीक है। यहाँ भी इसका मतलब भी 5 है, इसका मतलब भी 5 है। तो इन दोनों में से आप किसी वर्गों का योग के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा वर्गों का योग कहा मैंने, तो ये जो 3 है क्या इसका वर्ग बन सकता है, या मतलब ये किसी का वर्ग है। 3 किसी का वर्ग नहीं है, 2 किसी का वर्ग है नहीं है, लेकिन ये जो 4 है ये 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 4 2 का वर्ग है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। ये 1 भी 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग हमेशा 1 ही होता है ना, तो ये 1 भी 1 का वर्ग है। यानी कि दो वर्गों का योग, मतलब दो वर्गों का योग के रूप में हम इससे प्रकट कर सकते हैं, इसे नहीं। क्योंकि हम इसे प्रकट कर सकते हैं तो हमें इसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो 4 किसका वर्ग है, वो 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो हम मेन चीज़ मुझे यही चीज़ समझानी थी कि अगर आपको वर्गों के योग के मतलब वर्गों के योग के रूप में प्रकट करना हो तो इस तरह से करना है, ठीक है। उसी तरह से √2 देखिए, जो √2 है वो कितना कितना √2 होता है, वो 1 + 1 2 होता है। अब देखिए 1 + 1 ये जो है इसमें भी ये 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, मतलब इसे भी हम वर्गों का योग के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √3 कितना कितना होता है, √3 होता है 2 + 1, ठीक है। और कुछ होता है, नहीं होता है। और किसी का योग में √3 आ सकता है, नहीं आ सकता है, केवल इतना ही है। लेकिन अगर हमें इससे भी वर्गों के योग के रूप में प्रकट करना है ना, यानी कि वर्गों के जोड़ के रूप में इसे बनाना है, तो हमें इन्हें वर्ग तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ये वर्ग बन सकता है, नहीं ना, तो ये 2 बन सकता है, ये 1 तो बन सकता है, 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं बन सकता। तो अगर ऐसे में अगर चॉइस नहीं है दूसरा कोई इस तरह का, यहाँ तो 2 चॉइस था, यहाँ तो एक ही चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ जब एक ही चॉइस है तो हमें इस अंदर वाले को रूट बनाना पड़ेगा, यानी कि जो यहाँ रूट है इस 2 को हमें √2 लिखना पड़ेगा, और तब जाके इसका स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर हमेशा 2 ही होता है ना। तो ये देखिए वर्गों का बन गया ना ये वर्ग, फिर उसी तरह से प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो अब क्योंकि √2 का स्क्वायर हो गया है और +1 का भी स्क्वायर हो गया, यानी कि ये पूरी समाधान होने के बाद 2 ही आएगा, और ये समाधान होने के बाद 1 आएगा, यानी कि 2 + 1 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 समझ गए। तो अगर आप इसे समझ गए हो, ठीक है, तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये वर्गों का योग के रूप में प्रकट क्यों कर रहे हैं, हमें इसका क्या समाधान है, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। जो वर्गों का योग मैंने बताया ना, वो यहाँ लिखा है अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित करना, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे अंकित करें,
संख्या रेखा हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। तो उसे अपरिमेय, पिछली बार हमने सीखा था कि परिमेय संख्या को कैसे, मतलब ये जो अ छोड़ के परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करें, ये सीखा था। आज हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करें, ठीक है। इसे करने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए। यहाँ जो मैंने अपरिमेय संख्या कुछ लिखाया है, तो कुछ अपरिमेय संख्या दशमलव में भी होती हैं, यानी कि दशमिक में, ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं का दशमिक रूप में एक संख्या छोड़ के, ठीक है, कोई एक संख्या रिपीट होता है, लेकिन वो थोड़ा बढ़ के आता है। जैसे कि देखिए ये 10 है, ये 10 है, फिर ये जो 1 है दोबारा यहाँ 11 आया है, फिर 0 के बाद ये जो 1 है ये एक बढ़ाकर आया है 3 1, फिर 0 आके फिर 1 आया है, लेकिन यहाँ फिर से एक बढ़कर आया है, ठीक है। यहाँ पे एक 1 था, यहाँ 2 1 हो गया, यहाँ 3 1, यहाँ 4 1 हो गया, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या ऐसे ही कुछ लिखा जाता है, ठीक है। दशमलव में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन दशमलव में ना हो तो वो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो अब हम अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रकट करना सिखाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा है √2 और √3, ठीक है। अगर हमें इन्हें संख्या रेखा पर प्रकट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सूत्र याद रहने चाहिए, ठीक है। और ये सूत्र क्यों याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो √2 है और ये जो √3 है, इस तरह का माप का कोई स्केल नहीं होता, ऐसा कोई स्केल नहीं है जो इस तरह का रूट का मान हमें बता सके, ठीक है। अब देखेंगे अगर स्केल में, यहाँ स्केल में कहीं भी ऐसा कोई माप नहीं है जो ये बता सके कि √2 कहाँ पर है और √3 कहाँ पर है, ठीक है। उसके लिए एक मेथड होता है कि हमें कर्ण निकालना होता है, ठीक है। कर्ण यानी कि जैसा कि आप ये त्रिभुज देख सकते हैं ABC हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज में ये नीचे आधार यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आधार यहाँ लिखते हैं और लंब यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा सुविधा होगा। तो ये जो आधार है ये AB का पूरा भाग है ना, क्योंकि ये आधार है ना, तो AB हमारा आधार होगा, और BC वो लंब है, और AC हमारा कर्ण है। एक्चुअली पाइथागोरस के प्रमेय के सूत्र के अनुसार ये जो लंब है और ये जो आधार है, इसके वर्गों का योग कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि लंब और आधार इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दिया है। कर्ण को हमने AC से संबोधित किया, AC से संबोधित किया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, लंब को AB से संबोधित किया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC AB BC ये लिखना सुविधा होता है क्योंकि हम यहाँ पर AB BC इन्हीं के जरिए मैथ बनाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें केवल कर्ण का मतलब चाहिए, कर्ण का मान चाहिए, उसका स्क्वायर का नहीं, तो हम यहाँ से AC तो लिखेंगे, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, यानी कि हमें इस यहाँ पर रूट लगाना होगा, हमें यहाँ पर लगाना होगा AB स्क्वायर प्लस ये जैसा वैसे लिखेंगे BC का होल स्क्वायर, केवल यहाँ से स्क्वायर हटा या वहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पर रूट लग गया, ठीक है। ये सूत्र हमें याद रहने चाहिए, ऐसे याद नहीं करेंगे तो इसे याद करेंगे तो भी चलेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस इतना याद रहे कि लंब कौन है और आधार कौन है। अगर आधार आपने यहाँ लिखा है तो यहाँ पे जो अक्षर है उसी को आपको आधार मानना होगा, AB आधार मानना होगा, ठीक है। और लंब अगर यहाँ पर है तो जो BC लिखा हुआ है वो आपका लंब होगा, ठीक है। लेकिन अगर C यहाँ पे होता, C जो है अगर यहाँ पे होता तो हमारा आधार AB नहीं होता, वो BC होता, ठीक है। हो सकता है आप समझ गए हों। तो आगे देखिए, क्योंकि हमें जो भी कर्ण ज़्यादातर आंसर निकलता है वो कर्ण ज़्यादातर रूट में होता है, ठीक है, ज़्यादातर वो रूट में होता है, इसीलिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है इसका मान लिखने के लिए, मतलब इसका प्रयोग करने के लिए। तो अब
एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आधार का मान है, ठीक है, आधार यानी कि ए बी मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो बी सी है यानी कि लंब, बी सी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ए सी निकालना है। क्या निकालना है? ए सी की लंबाई। तो सूत्र में जैसा बोला ए बी का स्क्वायर पहले होता है, ठीक है, यानी कि रूट तो पहले लगेगा ही। ए बी यानी कि 3, ए बी का मान यहाँ पे 3 है, ए बी का मान यहाँ पे 3 है। तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी का स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले में प्लस है, और बी सी यहाँ 4 है यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है, केवल इतना ही। तो हम रूट के अंदर ही लिखेंगे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। तो ए सी दिया बराबर, ये 16 और 9 जोड़ेंगे 25 होगा, यानी कि रूट 25 बराबर। अब देखिए 25 है तो 25 का वर्गमूल तो निकलता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल गया। लेकिन ज़्यादातर इसका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे कि एक और उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ए बी बराबर 2 है और बी सी बराबर 3 है, ठीक है। ए बी बराबर 2, बी सी बराबर 3। तो हमारे यहाँ ए सी क्या होगा? फिर से ए बी यानी कि 2 का स्क्वायर, एक ही बार मैं यहाँ 4 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब इसे जोड़ेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा? 9 4 13 रूट 13। तो देखिए इसका वर्गमूल होगा। तो ज़्यादातर जो भी ए सी का मान निकलता है, यानी जो कर्ण का मान निकलता है, वो रूट होता है। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा है, तो ये इकाई लिख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने इसे सेंटीमीटर में लिखा था, तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला समझ गए हम लोग, ठीक है। अब प्रश्न है कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए ये रूट 2 है ना, तो रूट 2 हमें बैठाना है तो हमें सबसे पहले संख्या रेखा बनाना होगा। ये देखिए कि हमने यहाँ पर संख्या रेखा बना दिया है, ठीक है। संख्या रेखा पर हम यहाँ पे एक 0 दिए हैं, 0 से इधर 1 2 होता है और 0 से इधर 1 2 3 4 ऐसे होता है। ये तो हमें पता है, पिछली बार समझाया था। और ये भी पता है कि 0 से इधर माइनस में है और इधर प्लस में है, ठीक है। तो ये जो 0 है, 0 से इधर और 0 से इधर जो हमने पॉइंट दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी आप कितना भी दें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन सब समान दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर एक नाप लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कंपास से लिया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पे एक नाप लिया है, तो यहाँ से भी वही नाप लेकर आपको बढ़ाना है, ठीक है। वही नाप लेना है और इसी तरह से यहाँ पे नाप लेकर बढ़ाते जाना है। आप याद रखिएगा, यहाँ पहला वाला जो नाप होगा, इधर भी वही नाप बढ़ाते बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो आपको वही नाप लेकर यहाँ से भी यहाँ और इधर बढ़ाना है। यहाँ पे क्योंकि हमें मैथ इधर करना है, इसलिए हमने 0 को इधर ज़्यादा साइड कर दिया है, ठीक है। अगर मैथ हमें इधर करना होता तो हम 0 को इधर कहीं लिखते और इधर का नंबर बढ़ाते, ठीक है। तो ये कल समझाने के लिए था। अब क्योंकि हमें रूट 2 को बैठाना है, तो हमें रूट 2 का पिछली बार जो हमने सिखाया था वर्गों का योगफल के रूप में, वर्गों के योग के रूप में विभक्त करना, ये वाला, ये जो रूट 2 है, रूट 2 में 1 + 1 होता है ना, तो उनका वर्गों का योग 1² + 1² है, ठीक है। यानी कि एक उसका 1² है, ठीक है। यानी कि 1 के बाद जो हमें रूट 2 चाहिए वो 1 के बाद होगा। किसके बाद होगा? 1 के बाद होगा। तो अब हमें ये समझना होगा, अब दूसरा वाला क्या है, ये दूसरा वाला 1² क्या है। अब जैसा कि हमने कर्ण के फॉर्मूले में बताया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि अगर हम 1 को आधार माने, जो कि देखिए यहाँ से यहाँ तक आधार माने, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ वो लंब होना चाहिए, है ना।
तो वो लंब निकलेगा कैसे? तो आपको केवल यहाँ से जो आप नाप लिए हैं इस यहीं पे आप यहाँ पे नाप लेकर काट सकते हैं। ठीक है, नाप लेने के बाद आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना होगा। अब 90 डिग्री कैसे बनाएंगे वो नहीं पता, हालांकि आपको बनाना आता है, मुझे पता है। जैसे कि चंदा की सहायता से बनाते हैं या कंपास, इस कंपास की सहायता से 90 डिग्री बना सकते हैं। लेकिन चंदा से बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन वो लकीर केवल यहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन हम इसकी सहायता से भी बना सकते हैं। हमें केवल इसे यहाँ रखना है। ठीक है, और ये सटीक नहीं है तो हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है इसलिए मैं चंदा की सहायता से नहीं बना रहा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ 90 डिग्री बनाना है तो आप खुद बना लीजिएगा। 90 डिग्री बनाइएगा और यहाँ से यहाँ तक कुछ जो लंबाई है 0 से 1 के बीच में, तो यहाँ भी 1 और यहाँ तक का लंबाई भी उतना ही होना चाहिए। ठीक है, ये बन जाने के बाद ये वाला और ये वाला रेखा को मिला लीजिएगा, मतलब बिंदु को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को आप मिला सकते हैं। तो हम यहीं मिला देते हैं। तो ये तो बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी अगर समान हो और अगर ये 90 डिग्री सही नाप का बना हो तो यहाँ पे जो मान आता है वो √3 बन जाता है। ये वाला जो भुजा है इसका मान ही होगा ये √3। अगर हम इसे हम यहाँ से यहाँ 1 माने और यहाँ से यहाँ 1 माने, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा केवल यहाँ और ये यहाँ बराबर होना चाहिए, तभी ये √2 होगा। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ कितना भी दूरी बनाए, चाहे 2 4 लंबा बनाए, ठीक है, और ऊपर में भी उतना ही दूरी का समान बनाए, तो ये वाला √2 ही होगा। ठीक है, ये वाला √2 होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको ये कंपास को यहाँ रखना है और इसकी दूरी के समान आपको यहाँ पे एक के चाप लेना है। ठीक है, ये यहाँ दूरी है तो आपको इसी दूरी को यहाँ पर काटना है। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बन गई। इसके लिए दूसरा पेन लेते हैं। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज बना है तो हम इसे एक कुछ बिंदु, जो बिंदु है उसका नाम देते हैं। चलिए इसका मान दिया हमने A B C और इसे देते हैं D। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो कटा है उसी को हमने यहाँ पे काटा है, यानी कि इसके नाप का हमने यहाँ काटा है। यानी कि जो CD है इस भुजा की लंबाई है √2, यानी कि जो √2 लगाना है हम यहाँ पे लगा सकते हैं। √2 ऊपर ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे इसे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब √2 तो हम बैठा चुके हैं। ठीक है, अब देखना है कि हमें √3 कैसे बैठा सकते हैं। √3 का जो हमने वर्गों का गुणनखंड किया था, है ना, ये अगर आपको आता हो तो √3 आप बैठा सकते हैं। क्योंकि अगर ये जो नंबर आएगा, ये नंबर आने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आधार है उसका मान क्या हो सकता है। आधार का मान √2 हो सकता है और दूसरा लंब हो सकता है 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लंब हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो जो ये तो हमने पहले करके दिखाया था, लेकिन आपका प्रश्न अगर यहाँ पर है तो आपको यहाँ भी करके दिखाना होगा, उसके बाद बनाना होगा। अब √3 का वर्गों का गुणनखंड के रूप में √2 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि जो हमें चाहिए, हमें √2 चाहिए, √2 चाहिए और 1 चाहिए। ठीक है, अब देखिए √2 तो यही है, तो हमें अगर √3 का मान जो चाहिए हमें इस √2 के ऊपर स्क्वायर बनाना होगा, यहाँ पर नहीं। यहाँ से यहाँ CD इसे लिख लेते हैं, जो CD का मान है वो तो √2 है। ठीक है, लेकिन हमें CD पर नहीं बनाना है, हमें A और C पर बनाना होगा। जो AC का मान भी तो √2 है ना, मतलब जो √3 चाहिए हमें √2 + 1 करना है ना, √2 + 1 का स्क्वायर,
यानी कि जो √2 है उसके ऊपर 1 का स्क्वायर बनाना होगा, तब जाके ये √3 का सही मान हम उस खींच सकते हैं। खींच सकते हैं मतलब कि यहाँ पे जो हमने इस नाप का लिया था, है ना, ये हमने यहाँ पे √2 लिया था, यहाँ से हमने डायरेक्ट यहाँ काटा था, है ना, यहाँ काटा था, तो ये हमारा √2 बना था। अब अगर हमें √3 चाहिए तो हमें इसके ऊपर फिर बैठाना होगा, ठीक है। तो √2 तो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, और जब ये बना हुआ है तो हमें फिर 1 का मान चाहिए। √2 पहले से ही है तो 1 का मान तो हमारे से 0 से 1 के बीच में था ना, तो 0 से 1 के बीच में जो नाप था, ठीक है, उसी नाप को हम इस √2 के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, √2 के ऊपर बनाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो √2 के ऊपर हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने दूसरा चित्र बनाया क्योंकि वहाँ पे वो छोटा हो रहा था, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से 0 से 1 है और यहाँ भी मतलब ये यहाँ से 1 लंबाई है और यहाँ भी एक इकाई है, ठीक है। तो हम इसे 1 इकाई लिख सकते हैं और अगर मान दें तो ये ABC है और ये D है, ठीक है। अब यहाँ पे CD का मान √2 है और AC का मान भी √2 है ना, क्योंकि ये कर्ण है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें जो यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है, यानी कि जो BC का मान है, ठीक है, तो वही मान हमें यहाँ पे बनाना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो आपने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है वो हमें यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाना होगा। तो इसी रेखा पर 90 डिग्री आप बना सकते हैं चंदा की सहायता से, और अगर नहीं बना सकते तो हम वही पुराने तरीके से बना के देखते हैं। हमें बनाने के लिए क्या करना है, हमें केवल यहाँ पे एक चाप लेना है, फिर चाप लेकर हमें यहाँ से यहाँ काटना है एक, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बिंदु आया वहाँ रख के फिर से यहाँ काटना है, ठीक है। काटने के बाद यहाँ ऊपर एक काटना है, ठीक है, और उसके बाद हमें फिर से इस वाले बिंदु से यहाँ काटना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को हमें मिला देना है, लेकिन बिंदु चाहे जो भी हो, लेकिन हमें नाप यहाँ का लेना है, ठीक है। ये नाप कितना है, इतना है। तो हम इस वाले बिंदु को मिला देते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा नहीं, ठीक है। बिंदु मिलाया, मिलाने के बाद क्या ये 90 डिग्री लग रहा है? हाँ, 90 डिग्री लग रहा है। ये 90 डिग्री हो जाने के बाद हमने कहा ना, हमें ये वाला नाप को, हाँ, यहाँ से जो नाप है उसी नाप को हमें यहाँ से बनाना होगा। तो ये वाला नाप देखिए, ये वाला नाप थोड़ा बढ़ गया, तो हमें इसे बढ़ा देना है, ठीक है। अब देखिए √2 है और ये 1 है ना, ये क्योंकि ये वाला BC और ये वाला जो बिंदु है ये भी एक ही चीज़ है, तो हम इसे एक और बिंदु का नाम देते हैं, इसे देते हैं E, ठीक है। ये E बिंदु है, यानी कि AE और BC ये दोनों समान है। तो फिर से जैसे यहाँ पे हमने AC को मिलाया था उसी तरह से यहाँ E और C को मिलाएंगे, E और C को मिलाएंगे। तो जो इसका मान जो होगा वो कर्ण होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये आधार है, ये लंब है, तो ये आधार और ये कर्ण होगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे और नीचे वाले बिंदु को, इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है। मिलाया, ठीक है। तो ये देखिए ये वाला बिंदु जो मिला है ना,
ये हमारा तीसरा ये हमारा √3 होगा, क्योंकि यहाँ पे √2 आया था, यहाँ पे √2 आया था, तो √2 में एक और बढ़ाया है, तो ये √3 है। क्या है? ये हमारा √3 है। ठीक है, तो इस √3 को जो हम यहाँ पे नाप पहुँचा है, उसी नाप को अगर यहाँ पे काटे तो यहाँ से यहाँ तक का मान होगा √3। यानी कि अगर हम इस वाले बिंदु को, ठीक है, यहाँ से नाप लेकर यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ नाप लिया हमने, इस नाप का, उसी नाप को हमने काटा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये √2 था, यहाँ से 0 से 1 के बीच इसका मान √2 था, और इसी 0 से यहाँ तक का इसका मान होगा √3। ठीक है, तो यहाँ पे D था और यहाँ पे E था, तो हम यहाँ मान लीजिए F दे दिए। ठीक है, यानी कि OF बराबर √3 है, और O और D का मान √2 है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी अपरिमेय संख्या को, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या को इसी तरह से संख्या रेखा पर प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये √3 है, अगर √4 होता तो √4 बैठता नहीं, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकलता है और वो होता है 2, यानी कि जो भी √4 आता वो यहाँ पर आता √2, यानी कि √4। ठीक है, √4 यानी कि 2, ये तो हमें पता है। देखिए √4 अगर होता तो वो 2 बन जाता ना, तो उस 2 को हमें इस तरह से √2 √3 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर √5 होता तो हमें 2 से आगे ले जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता है जो √5 है ना, वो किसका वर्गमूल है? 4 का, वो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है √5। अब 2 का स्क्वायर है, यानी कि वो 2 के बाद होगा, और फिर से जो हमारा आधार है वो 0 से 1 के बीच वाला होगा। ठीक है, तो इसे फिर से समझाएंगे। आज मुझे यही चीज़ समझानी थी, तो मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, अब हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप। दशमिक रूप यानी कि दशमलव रूप, है ना। जैसे किसी का भी दशमलव रूप होता है, जैसे कि मान लीजिए जिनका भाग नहीं जाता है ना, उनका कोई ना कोई दशमिक रूप होता है। जैसे कि मान लीजिए 5/10। ठीक है, अगर इन्हें दशमिक रूप देना है तो आप इन्हें भाग करके कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये 5 है ना, 5 के नीचे 10 है, यानी कि 5 के आगे हमें दशमलव लगाना होगा, 5.0 लगा सकते हैं। यानी कि दशमलव वाले को भिन्न में कैसे बदलते हैं? ये भिन्न में है ना, तो ये जो दशमलव है, दशमलव के बदले में नीचे 1 दिया जाता है, और उसके दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, उस एक संख्या के बदले 1 शून्य दिया जाता है। अगर इधर 2 संख्या होती, यानी कि 5 और 3 होता, तो यहाँ पे 2 शून्य होता। ठीक है, और ऊपर 3 ही 3 होता। तो ये तो मैं समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। तो इसको फिर से दशमिक रूप में बदलने का तरीका यही है कि यहाँ पे जितना शून्य है, यानी कि शून्य के यहाँ 1 के बाद जितना शून्य होता है, ठीक है, उस शून्य के उतने ही संख्या के पहले हमें दशमलव लगाना होता है। इस वाले में समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे कि ये बात देखिए 5/100 100 है। ठीक है, अब देखिए ये शून्य है ना, 1 के बाद 2 शून्य है, यानी कि हमें 2 संख्या के पहले दशमलव लगाना है, यानी कि 5 तो होगा, लेकिन हम यहाँ और 1 0 लगा, तभी तो ये 2 संख्या होगा। देखिए 1 संख्या 2 संख्या, 2 संख्या होगा, उसके बाद ही हम दशमलव लगा सकते हैं। अब इधर कुछ बचा नहीं है तो हम 0 लगाएं या ना लगाएं, एक ही बात है। ठीक है, यानी कि यहाँ जितना भी शून्य होगा उतनी ही संख्या से पहले हमें दशमलव लगाना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखना होगा। अब लेकिन ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, हमें सीखना है अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप कैसे होता है? जैसे कि अपरिमेय संख्या होता है √2, ये 3 हो गया, √2 √3 √11, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
तब अपरिमित संख्या को दार्शनिक रूप में बदलने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए √2 है ना, √2 को अगर हमें 10 में फिर से रूट आ रहा है, ये जस्ट 2 है, ठीक है, 2 है, हमें भाग देना है। अब सवाल है किससे भाग देना है। हमें ऐसा कोई संख्या से भाग देना है जिनका वर्ग 2 के आसपास या 2 के बराबर हो। जैसे कि ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसे कि 2 से पहले तो केवल 1 आता है ना, और उसके बाद 2 आता है। अगर 2 का वर्ग कहें तो ये 2 गुना 2 4 हो जाएगा, मतलब ये मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 का हम प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं पे 1 गुना 1 एक ही होता है ना, मतलब हम कि ये 1 गुना 1 एक ही होता है ना, तो मतलब ये कि हम यहाँ पे 1 का प्रयोग कर सकते हैं। हमें 1 गुना 1 यानी कि 1 एकम 1 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे घटाना है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 हो गया। 2 से 1 घटाया 1, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। घटाते हैं, 2 से 1 घटाया 1, ये 1 हुआ। 1 लिखने के बाद यहाँ पे 1 आया है, देख रहे हैं, तो इसके आगे का संख्या क्या होता है, 2। आगे का संख्या नहीं, तो यहाँ पे जितना भी आता है ना, हमें उसे 2 से गुना करना होता है। ये 2 1 है ना, तो इसे 2 से गुना करेंगे, हमें यहाँ फिर से लिखना होगा 2 एकम 2, उससे यहाँ लिखेंगे, ठीक है, मतलब इसे फिर से भाग करना होगा। अब 2 आया लेकिन यहाँ 1 है, ये 1 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ पे दशमलव लगाना होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फिर से इसी तरह का कोई संख्या लेना होगा, उसी तरह का वर्ग लेना होगा, ठीक है, वर्गाकार, जिनका वर्ग इसी के बराबर हो। लेकिन जो भी संख्या लेंगे वो इसके साथ भी गुना होगा। जैसे कि उदाहरण में मैं बताता हूँ, मान लीजिए आप यहाँ 2 है, तो 2 के साथ हमने 1 लिया, तो यहाँ भी हम 1 लेंगे, ठीक है, 1 लेंगे तो उसी 1 से गुना होगा, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 21 आ जाता है, 21 आ जाता है। लेकिन ये तो 10 कम हो गया है ना, यानी कि यहाँ पे 1 लगाएं या 2 लगाएं वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन वो 10 तो भाग जाएगा नहीं। इसीलिए हमें पहले यहाँ पे एक और 0 लगाना होगा, क्योंकि ये दशमलव है तो हम जितना चाहे 0 लगा सकते हैं। तो अब फिर से देखें, 21 1, ये तो 21 से नहीं होगा, ठीक है, तो फिर से देखिए, मान लीजिए ये 2 लगाते हैं, 2 लगाते हैं तो क्या होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे 2 ही होगा, 22 दूना 40, देखिए 100 से कम हो गया। अब 22 लगाया, कुछ और लगा कर देखें, जैसे कि 3, ठीक है, 3 लगाएंगे वो 3 से ही भाग जाएगा, मतलब हाँ 3 से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69, ये भी 100 भाग जा सकता है। इसके अलावा और कुछ ट्राई करें, जैसे कि 4 4 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 1 9, ये देखो 96, ये 100 के बराबर है, मतलब 100 के आसपास है ना, 100 से छोटा। तो इससे ज़्यादा अगर हम 5 लगाएंगे तो 100 से पार हो जाएगा, लेकिन हमें तो केवल 100 चाहिए, है ना, यानी कि हमें यहाँ पे 4 चाहिए और यहाँ भी 4 लगेगा, समझ में आया। मतलब यहाँ पे जो नंबर लगता है यहाँ भी वही नंबर लगेगा, जो मैंने यहाँ 1 दिया था ना, यहाँ पे 1 दिया था, वही चीज़, तो यहाँ 4 लगेगा, यहाँ भी 4 लगेगा, लेकिन ये 4 इन दोनों से गुना होगा। 4 चौके 16, 16 के हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। शायद ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ध्यान से देखिए। अब ये घटा हो सकता है, 10 से 6 घटे 4, अब यहाँ बचेगा 9 9 0, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं। अब फिर से यहाँ 24 है और लेकिन यहाँ 14 है। जिस तरह से हमने यहाँ 1 को 2 से गुना किया था, उसी तरह से अब ये पूरा 14 है। 14 को हम 2 से गुना करेंगे, 14 दूना 28, उसी 28 को हमें यहाँ फिर से लिखना होगा, ठीक है, 28 आया। अब देखिए यहाँ 4 है, लेकिन ये 4 तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि दशमलव है, लगाया हुआ है हमने, तो फिर से 0 लगा सकते हैं। अब 28 के अलावा और किसी चीज़ से भाग करेंगे तो 200 के आसपास वो संख्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ये 40 तो भाग जाएगा नहीं, तो हम फिर से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तब 400 है, 400 शायद भाग जाए, तब 28 है, तो ऐसा क्या लगाएं कि 400 भाग जा सके। 228 है ना,
तो हम चलो मान लेते हैं ये 28 है। अगर हम 2 लगाएं तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 दूना 4 1 5, 564 ज़्यादा हो रहा है ना, जो 400 के करीब नहीं हो रहा। तो शायद हम 1 लगाएंगे तो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम 1 लगाते हैं और यहाँ भी 1 लगाते हैं, ठीक है, तो 281 एकम 281 ही होगा, वो 400 से कम होगा, यानी कि हम 281 लगा सकते हैं। फिर यहाँ 10 से 1 घटाया 9, यहाँ बच गया 9, 9 से 8 घटाया 1, और यहाँ बच गया 3, 3 से 2 घटाया 1, है ना, 119, 119 है। अब यहाँ पे लेकिन 141 है, 141 को फिर से 2 से गुना किया जाएगा, है ना, और जो गुना किया जाएगा वो यहाँ पे लिखना है, जैसा हमने यहाँ किया था, जैसे यहाँ किया था, है ना, उसी तरह से 141 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, यानी कि 282। लेकिन यहाँ तो 119 है, भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमें यहाँ और एक 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के बाद तो कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा भाग जा सके। लेकिन यहाँ 282, यहाँ एक और संख्या लगेंगे तो ये 2000 के बराबर हो जाएगा, है ना, एक और संख्या लगाएंगे तो 2000 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो 2000 के बराबर भी नहीं है, यानी कि हम यहाँ एक और 0 लगाना पड़ेगा, तभी वो भाग जा सकता है ना। तब कितना लगाएंगे कि ये पूरा भाग जा सके, ये भी सवाल है। तो इसका समाधान आप खुद ढूंढ लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ 4 लगेंगे तो ठीक होगा, 4 लगाएंगे तो यहाँ भी 4 लगेगा, जैसा मैंने कहा। फिर देखिए, फिर से गुना करना है, 4 चौके 16, 16 के हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, फिर से 4 आठे 4 कितना 4 आठे 32, 32 का 2 हाथ में 3, फिर 4 दूना 8, 8 3 8 9 10 11। देखिए ये 11000 ऊपर था, ये नीचे 11000 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब हम अब हम फिर से इसे भाग कर घटा सकते हैं। 10 से 6 घटाया 4, यहाँ बच गया 9, 9 9 शून्य, यहाँ बच गया 8, 8 से 2 घटाया 6, 604। ये फिर से आ गया कोई ना कोई नंबर। तो इसी तरह से हम भाग करते जाएंगे तो ये भाग बहुत लंबा होता जाएगा। तो ये स्पेशल भाग ये इतना का इतना ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शायद गंदा लग रहा है। तो मेन चीज़ ये, अगर किसी अपरिमेय संख्या को दशमिक में बदलना हो तो इसी तरह से भाग किया जाता है, लेकिन ये इसी तरह से बहुत लंबा होता जाएगा, तो इतना ही कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या को दशमिक में बदलना तो हम समझ गए। तब इससे रिलेटेड आगे मैथ क्या हो सकता है वो देखते हैं। एक और चीज़ जो हमने बताया नहीं वो ये कि जो भी अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप होता है वो चलते ही जाता है, उसका आंसर कभी मिलता ही नहीं है, मतलब कि उसका कोई अंत नहीं होता है। अगर उसका अंत नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप हमेशा उसे असीम, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, असीम और अनावर्त कहा जाता है। अनावर्त, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, असीम और अनावर्त। तो ये बस बेसिक सा नाम याद रखिएगा। अपरिमेय संख्याओं का दशमिक रूप असीम और अनावर्त होता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्या का दशमिक रूप, ठीक है। इसके पहले हमने सीखा अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप, ठीक है, और अभी हम सीखेंगे परिमेय संख्या का दशमिक रूप, ठीक है। तो इसके पहले जो हमने बनाया अपरिमेय संख्या का दशमिक रूप वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, वो होता है असीम और अनावर्त दशमिक, ठीक है, ये हमने पहले बता दिया। लेकिन जो परिमेय संख्या का दशमिक रूप होता है वो 2 तरह का होता है, एक ससीम और दूसरा है आवर्त, ठीक है। तो ससीम और आवर्त कैसे पता चलेगा वो हम कुछ देर बाद बताएंगे। पहले आप इन्हें भाग करके दिखाइए। देखिए मैं इसे भाग कर रहा हूँ इन दोनों को, इन सभी को, ठीक है। आप मेरे साथ इन्हें भाग करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है मेरे साथ। हाँ, तो मेरे साथ इन्हें भाग करके देखिए कि क्या क्या आंसर आता है। देखिए ये 12 है, ऊपर में ये 3 है, क्योंकि ये सब ये सब परिमेय संख्या है, ये तो पता है, क्योंकि जो भी भिन्न होता है वो परिमेय ही होता है, हमें पता है ना। तो अगर हम इसे भाग करेंगे, 12 ऊपर है नीचे 3 है,
तो भाग नीचे वाले से होते हैं ना, तो ये 3 चौके 12 तो कट रहा है, तो ये 4 होता है ना। ये 4 आया, ये भी परिमेय ही संख्या है, ये तो पता है। अब देखिए 12/7, तो 7 से भाग करना है, तो इसे भाग करके देखें। ओह मिस्टेक हो गया, 7/12, ठीक है ना। इसे भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 12 से 7 घटाया 4, फिर यहाँ देखिए 4 आया, दशमलव लगाया 0, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 10 से 5 घटाया 5, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 लिख सकते हैं, 49, फिर 10 से 9 घटाया 1 लिख सकते हैं, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 7 एकम 7, 10 से 7 घटाया 10 से 7 घटाया 3, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 7 चौके 28, 28, फिर 10 से 2 घटाया 8, 10 से 8 घटाया 2, फिर 0 लगा सकते हैं, 7 दूना 14, 10 से 4 घटाया 6, यहाँ 6 बचा, यहाँ भी तो कुछ नहीं बचा, फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 7 और यहाँ 60 है, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56, 7 8 56 बहुत लंबा हो रहा है ना। फिर 10 से 6 घटाया 4, फिर 0 लगा सकते हैं, 0 लगाने के बाद ये 40 है, तो 7 × 5 = 35 है ना। अब देखिए ये 5 दोबारा आ गया, देख रहे हैं, तो 5 दोबारा आया है, तो यहाँ 40 भी दोबारा आया है, तो यहाँ पे जो 40 के बाद 35 50 ये सब आया था, ये सब रिपीट होगा, समझ रहे हैं। यहाँ 5 दोबारा है ना, और यहाँ भी 40 दोबारा आया है ना, यहाँ भी 40 था ना, यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 था, ये दोबारा आया है, यानी कि ये 5 दोबारा आया, यानी कि यहाँ से ये सब जो नंबर था ये दोबारा रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 आने के बाद जो नंबर आया था ना 7 1 4 2 8, तो यहाँ 5 आने के बाद ये सब दोबारा रिपीट होगा। उधर अगर फिर से भाग करेंगे तो हम भाग केवल यहीं तक करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बाद में समझाऊंगा ये क्या है, ये जो भी है इसे भाग किया। अब इसे भाग करके देखें, ये 12 है, हमें 5 से 12 को भाग करना है, 5 दूना 10, 2 नीचे आया, फिर दशमलव लगाया 0, 5 चौके 20, ये तो आसानी से भाग हो गया। फिर ये वाला भाग करें, 47, 2 से 2 दूना 4, 4 से 2 घटाया 2, 7 2 दूना 4 ना 4, तो ये 4 4 कट गया, बचा केवल 7 बचा, यानी कि 2 3 6, 7 से 6 घटाया 1, दशमलव लगाया 0, 2 5 10, ठीक है, 2 5 10, तो ये कट गया ना, तो ये भाग हो गया पूरी तरह से। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ जगह है तो मैं इसी थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, 6 से भाग करनी है तो 40 देना है, तो इसे भाग किया 6 35 6 36 6 7 42, 6 7 42, 3 से 2 घटाया 1, दशमलव लगाया 0। ये भाग करना आपको आता ही है, इसलिए समझा नहीं रहा हूँ, केवल कर रहा हूँ। ये 10 हुआ, फिर 6 एकम 6, फिर 10 से 6 घटाया 4, फिर दशमलव है तो 0, फिर 6 6 36, फिर 10 से 6 घटाया 4, फिर 6 6 36 है ना 36। यहाँ देखिए, यहाँ 36 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि यहाँ 6 6 बार बार रिपीट होते जाएगा, समझे। यानी यहाँ 40 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ 6 6 6 बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हम केवल इतना ही लिखेंगे इसे, ठीक है। तो अब ये वाला भाग करते हैं 33 और 8 को, तो यहीं पे शायद हो जाएगा 33 और 8 को, 8
8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 से 2 घटाया 1, दशमलव लगाया 0, 8 न नहीं 7 ज़्यादा हो गया, 8 एकम 8 है, तो 10 से 8 घटाया 2, फिर दशमलव लगाया है तो 0, 8 न 16, 10 से 6 घटाया 4 है ना, दशमलव है तो 0 लगाया, देखिए 40 हुआ, ये 40 है, ठीक है। तो फिर 8 बचे 40, ये पूरा भाग चला गया यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक गया, लेकिन ये वाला तो दोबारा रिपीट हुआ और ये वाला भी दोबारा रिपीट हो रहा था। तो एक बार इसे फिर से अच्छी तरह से उतारते हैं जो क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने फिर से लिखा जो 6 परिमेय संख्या है सबको एक साथ लिखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उनके आंसर जो हमने निकाले भाग करके वो हमने लिखे। देखिए 12 और 3 है, ये पूरी तरह से भाग जा रहा है, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है तो ये कोई दशमिक संख्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसे भाग किया, ये दशमलव में आया है, ये दशमिक संख्या है। इससे भी भाग किया, ये भी दशमलव में आया है, दशमिक संख्या है। ये भी दार्शनिक है, ये भी दार्शनिक है और ये भी दार्शनिक है, केवल ये दार्शनिक नहीं है। तो हम क्योंकि केवल दार्शनिक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दार्शनिक पे ध्यान देंगे, ये तो समझ चुके आप। तो यहाँ देखिए इस वाले दार्शनिक संख्या में 7 से भाग किया है, यहाँ पे 5 आने के बाद सब रिपीट होता है, ठीक है। 5 आने के बाद ये सब रिपीट होगा, ये सब ये यहाँ जितना भी है सब रिपीट होगा। तो इसी तरह से एक और ये भी है 43/6, यहाँ 6 आने के बाद 6 दोबारा आया और 6 दोबारा आया तो यहाँ 6 ही बार बार रिपीट होता, 6 ही दोबारा रिपीट होता। तो इस तरह से जहाँ पे एक संख्या आने के बाद, कोई एक निश्चित संख्या आने के बाद अगर कोई दूसरी संख्या रिपीट आने लगती है, ठीक है, जितना भी भाग किया जाता है उसी भाग में कोई संख्या दशमलव में मतलब दशमिक में कोई संख्या रिपीट आने लगती है या जितनी भी संख्या रिपीट आने लगती है, ऐसे दार्शनिक संख्या को आवर्त दार्शनिक संख्या कहा जाता है। आवर्त मतलब जो बार बार रिपीट होता है उसे आवर्त कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के आवर्त दार्शनिक संख्या में एक तरह से आवर्त दशमलव लगाया जाता है। ये आवर्त दशमलव है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे ये ख़त्म हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ यानी कि इसे लगाने का मतलब है इसके बाद ये वाला फिर से रिपीट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये रिपीट होगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये रिपीट हो रहा है ना, तो इसे लगाने का मतलब है कि ये वाला रिपीट होगा इसके बाद, ठीक है। तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आवर्त दार्शनिक संख्या। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे रिपीट केवल ये हो रहा है 6, ये सब नहीं हो रहा, 7 और 1 नहीं हो रहा, तो केवल यहाँ पे 6 ही रिपीट होगा, तो हमें इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों आवर्त दार्शनिक संख्या है, ध्यान दीजिएगा, आवर्त दार्शनिक संख्या, ठीक है। अब मैं इसका नाम लिख दूंगा थोड़ा, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे आवर्त दार्शनिक संख्या, ठीक है। ये एक नाम है इसका और इसका, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। इसके पहले जो हमने अपरिमेय संख्या का निकाला था वो था अनावर्त, असीम और अनावर्त, लेकिन ये केवल आवर्त दार्शनिक संख्या है, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और ये वाला जो है ये और ये, इसमें अंतर क्या है, यहाँ हम 5 से भाग किए 2.4, यहाँ 4 आने के बाद कोई रिपीट नहीं हुआ तो ये पूरा भाग गया। यहाँ 2 से भाग किए, यहाँ 23.5 आने के बाद दोबारा ये कोई रिपीट नहीं आया तो ये इतना ही गया, ये इससे और भाग नहीं गया। यहाँ 4.125 आया और इससे ज़्यादा ये और भाग हुआ ही नहीं, ठीक है, और कोई संख्या नहीं आई, कोई भी संख्या रिपीट नहीं आई है। तो जहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं आती है उसे कहते हैं ससीम दार्शनिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ससीम कहा, इसके पहले जो हमने अपरिमेय का निकाला था वो था असीम और ये है ससीम, ससीम दार्शनिक संख्या, इसी को रिपीट, ठीक है। तो ससीम और आवर्त दार्शनिक संख्या तो हम समझ चुके हैं। अब ये समझना बचा है कि
जो भी नीचे जो क्यू के रूप में होता है, पी बटा क्यू होता है ना परिमेय संख्या में, तो क्यू के रूप में कौन संख्या होने से ये ससीम होगा। यहाँ देखिए हमने 5 से भाग किया, यहाँ 2 से भाग किया, है ना, और यहाँ जो 8 है, ठीक है। मैं एक उदाहरण देता हूँ ये वाला, ठीक है। यहाँ नीचे क्यू के रूप में क्या है, 6 है, क्यू के रूप में 5 नंबर ना, 5 नंबर क्यू के रूप में 6 है, और 3 4, 3 में क्यू के रूप में 5 है, और 4 में क्यू के रूप में 2 है, और 6 में क्यू के रूप में 8 है। इनका आप गुणनखंड करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे 6 है ना, अगर 6 का गुणनखंड किया जाए, ठीक है, तो ये 2 गुना 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 3 आता है, तो जो ससीम दार्शनिक संख्या होती है, ससीम दार्शनिक संख्या मतलब वही परिमेय बनता है, मतलब वही परिमेय संख्या ससीम बन सकता है जिनका क्यू वाला मान, ठीक है, क्यू का मान, जिनका क्यू का मूल उत्पादक केवल 2 या 5 होता हो, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका उत्पादक 2 तो आ रहा है, लेकिन साथ में साथ 3 भी आ रहा है, तो ये 2 और 5 को छोड़कर और कुछ आता हो, ठीक है, और कुछ उत्पादक आता हो, तो वो असीम हो जाता है, सॉरी आवर्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन 2 के साथ या 3 है ना, इसीलिए ये आवर्त है। जब हम 6 से भाग करेंगे तो वह आवर्त में आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्यू में उत्पादक केवल 5 है, अगर वो केवल 5 है तो ये होगा आपका केवल ससीम, ध्यान दीजिएगा, ये होगा ससीम। यहाँ पे भी उत्पादक केवल 2 है, तो ये होगा ससीम। और यहाँ पे क्यू बराबर 8 है, अगर हम इसका गुणनखंड किया जाए तो 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ देखिए, यहाँ सबका ये इसका मूल उत्पादक केवल 2 ही है, यानी कि ये 2 से बना है ना। अगर हम इस चीज़ में यही समझा रहा था कि इसका मूल रूप 2 ही में ही है, इसका मूल केवल 2 ही है, मतलब 2 से ही 8 बना है, ठीक है, 2 दूना 4 4 दूना 8, ठीक है। अगर यहाँ केवल 2 और 5 आता है मूल, तो वो आपका ससीम दार्शनिक संख्या है, ठीक है। तो इसको एक्चुअली लिख देना से ठीक होगा। तो ये हमने ये लिखा, ठीक है, किसी भिन्न का हर, ठीक है, भिन्न तो हमें पता है, उसका हर भी पता है, जैसे कि 2/3 इस तरह का भिन्न होता है ना, उसके नीचे वाला हर होता है। तो किसी भिन्न का हर या परिमेय संख्या की क्यू का मूल, तो परिमेय संख्या में नीचे वाला क्यू होता है, उस क्यू का मूल उत्पादक 2 और 5 हो तो उसका दार्शनिक रूप ससीम दार्शनिक संख्या होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे मूल 5 है, यहाँ पे मूल 2 है, इसीलिए ये जो संख्या आया है दार्शनिक रूप, ये ससीम है और ये भी ससीम है, ठीक है। इस तरह से 8 का मूल भी 2 होता है, ठीक है। तो 8 का मूल भी 2 होता है, क्योंकि ये 2 से ही 8 बना है, तो इसका भी दार्शनिक रूप हो गया ससीम। लेकिन ये देखिए, 2 और 5 को छोड़कर अगर कुछ हो, जैसे कि 7, इसका मूल तो 2 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, तो इसका ये आवर्त दार्शनिक संख्या है। और आवर्त में यानी कि हमें इतना पता होगा, कोई एक चीज़ जो रिपीट होती है, ये जहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे जहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ ये वाला जो ख़त्म वाला बिंदु है, इसका मतलब है कि ये वाला संख्या यहाँ से दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल यहीं पे लगा हुआ है, मतलब केवल 6 यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है, इस बात पे ख्याल रखिएगा, यहाँ केवल 6 रिपीट होगा। और यहाँ पे इस आखिरी वाले बिंदु के बाद में, आखिरी वाले आवर्त के बाद में ये वाला 5 रिपीट होता है, इस बात पे ख्याल कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने इसका बेसिक समझा दिया। अब आगे देखते हैं। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो जो बेसिक समझाना था हमें ससीम और असीम दार्शनिक संख्या से, वो समझा चुके हैं। तो इसका अगले चैप्टर में हम किसी दार्शनिक संख्या को किसी संख्या रेखा पर कैसे डालना है, साथ ही साथ
दो परिमेय संख्या के बीच में या फिर परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालना या अपरिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ये हम सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।